हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग आधुनिक काल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु काल। ये काल केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और बीपीएससी टीआरई 4.0 या वो सभी एग्जाम जहां भी हिंदी साहित्य आता है उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का जो नाम है, भारतेंदु जी के नाम पे ही भारतेंदु काल, इस समय का नाम जो था भारतेंदु युग या भारतेंदु काल पड़ा। इसकी समय सीमा जो है 1850 से 1900 ईस्वी यानी भारतेंदु जी के जन्म के समय से ही मानी जाती है। यह आधुनिक काल का प्रथम चरण था। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी समय भारतीय समाज में नई राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक चेतना का उदय हुआ था। अब भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या थी देखिए। पहला था राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इस युग के कवियों ने देश की दुर्दशा पर क्षोभ व्यक्त किया, क्षोभ यानी दुख व्यक्त किया, क्षोभ यानी दुख व्यक्त किया और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। सामाजिक चेतना के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे साहित्य में सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, छुआछूत और विधवा विवाह की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इस समय के जो भी लेखक हुए, रचनाकार हुए, कवि हुए, उस सभी ने अपनी कविताओं, अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से बाल विवाह, छुआछूत और विधवा विवाह को बहुत ही अच्छे से उठाया। जैसे कि एक प्रेमचंद का उपन्यास आप लोग देखेंगे, गबन, उसमें बेमेल विवाह को दिखाया गया है। गद्य का विकास अगला था। नाटक, निबंध, उपन्यास और आलोचना जैसी आधुनिक गद्य विधाओं का वास्तविक आरंभ इसी युग यानी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भाषा प्रयोग, इस काल में कविता के लिए मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था, जबकि गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया जाता था। पत्रकारिता का उदय इसी समय हुआ। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भारतेंदु जी के द्वारा रचित पत्रिकाएं हैं कि कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका, और एक और पत्रिका थी इनकी बाल बोधिनी पत्रिका जो बालकों के लिए बनाई गई थी, के माध्यम से जनमत को प्रभावित किया, यानी जनमत यानी जनता को प्रभावित किया। आइए देखते हैं भारतेंदु काल के लेखक और उनकी कुछ रचनाएं। भारतेंदु काल के लेखक में भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आएंगे ही। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी उनकी नाटक है, प्रेम मलिक और वर्षा विनोद, ये भारतेंदु जी की रचना है। उसी तरह थे दूसरे लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना थी जीर्ण जनपद, अंगद और अरुणोदय। के बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम, इनकी रचना थी प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। के बाद थी बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने साहित्य सुमन भट्ट निबंधावली नामक रचनाएं लिखी। उसके बाद आते हैं जगमोहन ने प्रेम संपत्ति, लता, श्यामा, स्वप्न आदि इनकी प्रेम जगमोहन जी की रचना है। भारतेंदु जी का जीवन काल जो था वो मात्र 35 वर्ष के था, यानी 35 वर्ष के अल्प आयु में ही उन्होंने एक साहित्य को नई दिशा दी थी। आजकल के लोग 35 साल में अभी क्या करना है हम लोग सोच ही रहे हैं, सही रास्ता डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, भारतेंदु जी ने 35 साल में इतना अच्छा साहित्य लिखा, ऐसे समाज को मोड़ दिया कि उनके नाम पर एक युग का नाम पड़ गया भारतेंदु युग, जिससे उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। 35 साल की उम्र में ही भारतेंदु जी ने साहित्य को एक नई दिशा दी, जिस कारण से उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इसके बाद आता है भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग, ये हिंदी साहित्य का जो है दूसरा चरण है। अब उसके बाद द्विवेदी युग आएगा, द्विवेदी युग, ठीक है।
इसका समय सीमा जो है वो 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग की समय सीमा जो है 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा चरण जो था द्विवेदी युग था, जिसकी समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी मानी जाती है। इस युग का नामकरण भी एक महान साहित्यकार जिसका नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया, जिन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा को एक एक नई दिशा प्रदान की। सरस्वती पत्रिका की शुरुआत जो थी वो 1900 ईस्वी से हुई थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाले। आइए देखते हैं द्विवेदी युग की विशेषताएं। भाषा परिष्कार, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को परिष्कार किया, ने शुद्ध हिंदी भाषा को प्रयोग किया। बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिनको उन्होंने अश्लील कह करके उनकी कविताओं रचनाओं को अश्लील कह करके हटा दिया। जैसे कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका में जूही की कली जो कि 1916 ईस्वी में छपी, उसे अश्लील कह करके और मना कर दिया था छापने से। देखिए, भाषा इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि खड़ी बोली हिंदी को काव्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। यानी काव्य जो था उसको हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही इस युग का सबसे बड़ा उपलब्धि था। द्विवेदी जी ने वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को दूर कर भाषा को शुद्ध और परिमार्जित किया। जो हिंदी भाषा लिखते थे उनमें व्याकरण की अशुद्धियां जो होती थी वर्तनी की, उसे दूर करके भाषा को साफ सुथरा और परिमार्जित किया। उसके बाद था राष्ट्रीयता और देशभक्ति। भारतेंदु युग की तुलना में इस काल में राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रखर हुई। जैसे कि हमारा देश गुलाम था, आप सभी को पता है, तो इस युग में और भी लोगों में तेजी से राष्ट्रीयता की भावना पनपी। कवियों ने देश की दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट किया और स्वाधीनता के लिए बलिदान की प्रेरणा दी। कवि जो थे वो देश की दुर्दशा को देख करके उस पर बहुत दुख प्रकट किए और स्वाधीनता के लिए बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो कि लिखने के लिए अपनी अपनी नौकरियां को छोड़ दिया, त्याग दिया। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब गद्य साहित्य पढ़ेंगे उसमें। समाज सुधार, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध इस काल के साहित्य का मुख्य स्वर रहा। इतिवृत्तात्मकता, इस युग की कविताओं में कथात्मकता और उपदेशात्मक प्रवृत्ति अधिक थी, जिसके कारण इसे इतिवृत्तात्मक युग भी कहा जाता है। इस युग की कविताओं में कथा और उपदेश की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, इसलिए इसी युग को यानी द्विवेदी युग को इतिवृत्तात्मक युग भी कहा जा सकता है। विषय विस्तार, साहित्य का विषय केवल राजा रानी या नायक नायिका तक सीमित न रहकर समान जनमानस, किसान और प्रकृति की ओर मुड़ा। जो साहित्य का विस्तार था वो साहित्य का विषय केवल राजा रानी, जैसे रीतिकाल में देखा था आप सभी ने, राजा रानी नायक नायिका तक ही सीमित था, कर जनमानस, किसान की प्रकृति की ओर तक मुड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे पहले साहित्यकार द्विवेदी युग के जिनके नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 ईस्वी तक संभाला। हिंदी गद्य और पद्य के मार्गदर्शक रहे। दूसरे थे मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत और जयद्रथ वध है। भारत भारती रचना पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन्होंने खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा की गई है। उसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक।
इन्हें खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। गद्यकार में देखें तो चंद्र शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी उसने कहा था कहानी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो राजस्थान सेकंड ग्रेड में लगी हुई थी। उसके बाद आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, इनका निबंध जो है आचरण की सभ्यता, ये प्रसिद्ध निबंध है। के बाद है बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचना है जो है शिव शंभू के चिट्ठे, ये बहुत ही फेमस है। तो फ्रेंड्स इतना सफिशियंट है आप सभी के लिए, और यदि ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल्स में एक के लिए एक वीडियो बना दूंगी। अब देखते हैं छायावाद युग। अब द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है। हिंदी साहित्य में छायावाद की जो समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। आधुनिक काल की सबसे समृद्ध और कलात्मक काव्यधारा मानी जाती है क्या छायावाद युग। यह युग द्विवेदी युग की नीरस उपदेशात्मक और विरोध से उत्पन्न हुआ, जहां कवियों के ब्राह्म जगत को स्थान पर अंतर्मन की अनुभूति की प्रधानता दी। जहां द्विवेदी युग में द्विवेदी जी जो थे वो बहुत सारी कविताओं को व्याकरण, बर्तनी और अश्लील कह करके छांट देते, उन्हीं के नीरसता से उपजा हुआ जो युग था वो था छायावाद युग। इसकी विशेषता जो थी वो थी आत्मानुभूति। कवियों ने अपनी व्यक्तिगत सुख दुख और भावनाओं को काव्य में व्यक्त किया। काव्य का जो विषय था उस समय कवि के हृदय में जो भी चल रहा था उसी को उन्होंने अपना काव्य का विषय बनाया। मानवीकरण की प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को निर्जीव न मानकर एक सजीव नारी या चेतना के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे संध्या सुंदरी, शाम का समय था, संध्या सुंदरी उतर रही थी धीरे धीरे धीरे। प्रकृति के चित्रण ऐसे किया जा रहा है जैसे कि लग रहा है किसी नारी का चित्रण हो रहा है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को निर्जीव न मानकर एक सजीव नारी या चेतना के रूप में चित्रित किया गया है। सौंदर्य बोध और रहस्यवाद, अज्ञात और असीम सत्ता, ईश्वर या प्रकृति के प्रति प्रेम और जिज्ञासा व्यक्त की गई है। नारी गरिमा, छायावाद ने नारी को केवल विलास की वस्तु नहीं बल्कि श्रद्धा, दया और प्रेरणा का स्रोत माना है। मुक्त छंद का प्रयोग, निराला की कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त कर रबर छंद या मुक्तक छंद की शुरुआत कहा जाता है। यानी निराला की जो कविता थी वो बंधनों से मुक्त होकर के स्वच्छंद रूप से रचना करते थे, इसलिए उन्हें मुक्त छंद या रबर छंद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इन 4 कवियों के बिना छायावाद की कल्पना असंभव है। जैसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी कृति कामायनी से इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इनकी जो कृति है कामायनी वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं पल्लव, वीणा और गुंजन है। तीसरे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये विद्रोही और क्रांतिकारी कवि थे। इन्हें सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी की बेटी के मर जाने के बाद उन्होंने उनकी नाम सरोज पे सरोज स्मृति नामक रचना की कविता लिखी, जिसे शोक गीत के नाम से जाना जाता है। ये हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। इसके बाद वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनकी कविताओं में विरह वेदना की प्रधानता है। रचनाएं यमा, निहार और दीपशिखा।